हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं मनदीप स्वागत करता हूं आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद मनदीप में। तो देखिए दोस्तों, जैसा कि हमने हमारी एनसीईआरटी की साइंस की सीरीज़ स्टार्ट कर रखी है। आज उसके अंदर हमारा चैप्टर है 7th क्लास का 8th चैप्टर, जिसके अंदर हम डिस्कस करेंगे तूफान, पवन और चक्रवात के बारे में। किसके बारे में? पवन, चक्रवात और तूफान के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो देखिए दोस्तों, पहले हम इसके एनसीईआरटी के जो फैक्ट हैं, एनसीईआरटी की जो इंपॉर्टेंट बातें वे डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम इसके जो एमसीक्यू क्वेश्चंस हैं वे डिस्कस करेंगे। तो देखिए दोस्तों, अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। ये जो कंटेंट है, आप या तो 7th क्लास के स्टूडेंट हैं तब भी आपके लिए एलिजिबल है, और अगर आप किसी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए द बेस्ट है। और अगर आप सीटेट या किसी भी स्टेट के जो साइंस का जो टेट होता है उसकी तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए भी ये द बेस्ट है। तो देखिए दोस्तों, पवन क्या होती है? गतिशील वायु, मतलब कि जो बहती हुई वायु है, गतिशील जो गति कर रही वायु है, वो क्या कहलाती है? पवन कहलाती है। अब आगे देखिए दोस्तों, 18 अक्टूबर 1999 को एक चक्रवात ने उड़ीसा के तट को पार किया। मतलब कि 18 अक्टूबर 1999 को उड़ीसा के अंदर एक चक्रवात आया जिसकी स्पीड 200 किलोमीटर पर आवर के लगभग थी। 45,000 भवनों को तहस नहस कर दिया और 7 लाख लोग बेघर हो गए। मतलब क्या दोस्तों, जो पवन क्या होती है? गतिशील वायु को पवन कहते हैं। ठीक है। 18 अक्टूबर 1999 को उड़ीसा के अंदर एक चक्रवात आया जिसकी स्पीड कितनी थी? 200 किलोमीटर पर आवर। 45,000 इसके अंदर भवन तहस नहस हो गए और 7,000 लोग बेघर हो गए। आपको ये पता होगा दोस्तों कि वायु दबाव डालती है, मतलब कि जो वायु है हमारे ऊपर या वातावरण में दबाव डालती है। पवन का वेग बढ़ने से वायु का दाब कम हो जाता है। मतलब जितनी ज़्यादा पवन, मतलब कि वायु जितनी ज़्यादा तेज़ी से बह रही होगी तो उसका जो दाब है वो उतना कम हो जाएगा। पवन सदैव अधिक वायु दाब वाले क्षेत्र से कम वायु दाब वाले क्षेत्र की ओर गति करती है। मतलब क्या है कि जो पवन है वो सदैव ज़्यादा से कम दाब वाले क्षेत्र की ओर गति करेगी। तो सिंपल सी बात है दोस्तों कि जिस तरफ दाब ज़्यादा होगा उस तरफ तो कोई रहना ही नहीं चाहेगा, जिस तरफ दाब कम होगा सभी उस तरफ भागना चाहेंगे। तो पवन क्या है? कम दाब वाले क्षेत्र, अधिक दाब वाले क्षेत्र से कम दाब वाले क्षेत्र की ओर गति करती है। वायु दाबों के बीच जितना अधिक अंतर होगा पवन का वेग उतना ही अधिक होगा। मतलब कि ये देखो, जैसे कि हमारे यहाँ फॉर एग्जांपल ए स्थान है, ये बी स्थान है। ए स्थान पर अगर वायु दाब बहुत ज़्यादा अधिक होगा और यहाँ बहुत कम होगा तो इनके बीच का जो अंतर है वो जितना अधिक होगा तो वायु की गति उतनी अधिक होगी। मतलब कि जो आंधी तूफान है वो उतना अधिक तेज होगा। आगे देखिए दोस्तों, गर्म होने पर वायु ऊपर की ओर उठती, जैसे कि हमने हमारे पहले लेसन्स के अंदर भी पढ़ा है कि जो वायु जब गर्म हो जाती है तो उसके जो कण हैं वे हल्के हो जाते हैं और ऊपर की तरफ उठते हैं। ठीक है दोस्तों, गर्म किए जाने पर वायु का प्रसार होता है और वह अधिक स्थान घेरती है। गर्म वायु ठंडी वायु की अपेक्षा हल्की होती है और यह इसी कारण धुआं। देखिए दोस्तों, जैसा कि हमने पहले भी पढ़ा कि गर्म होने पर वायु का प्रसार हो जाता है, कि वह फैल जाती है और अधिक स्थान घेरने लगती है, और हल्की होने के कारण फिर वह ऊपर उठ जाती है। इसी कारण धुआं जो है हमारा ऊपर उठता है। क्या होता है कि जो वायु है वो गर्म होने पर क्या करती है? प्रसार, मतलब कि फैल जाती है और अधिक स्थान घेरने लगती है। इसी कारण जो हमारा धुआं है वो ऊपर की तरफ उठता है। मानसून शब्द की उत्पत्ति अरबी शब्द मौसम से हुई है जिसका अर्थ है ऋतु। मतलब मानसून शब्द की जो उत्पत्ति है वो किससे हुई है? अरबी शब्द मौसम से हुई है जिसका अर्थ क्या है? ऋतु। मानसून की उत्पत्ति किससे हुई है? अरबी शब्द मौसम से हुई है जिसका अर्थ क्या है? ऋतु है। आगे देखिए दोस्तों, थल विशेष रूप से राजस्थान के मरुस्थलों के असमान ताप से ग्रीष्म काल में दक्षिण पश्चिम दिशा से मानसून निर्मित होता है। देखिए दोस्तों, ये क्या कहना चाह रहा है कि थल विशेष रूप से राजस्थान के जो मरुस्थल हैं उनके असमान ताप के कारण ग्रीष्म काल में दक्षिण पश्चिमी दिशा में मानसून, मतलब कि जो गर्मी के अंदर जो दक्षिण पश्चिमी मानसून जो आता है, पश्चिमी दिशा के अंदर जो मानसून आता है वो राजस्थान के मरुस्थलों में असमान तापमान के कारण आता है। ठीक है दोस्तों, निर्मित होता है। ये मानसूनी पवनें अपने साथ हिंद महासागर से काफ़ी जलवाष्प लेकर आती हैं। मतलब कि जो दक्षिण पश्चिम के अंदर जो मानसून आता है वो राजस्थान के मरुस्थलों में असमान तापमान के कारण आता है, और ये जो मानसून है अपने साथ हिंद महासागर से काफ़ी जलवाष्प लेकर आती है। आगे देखिए दोस्तों, शीतकाल में थल और जल के असमान तापन के कारण
पवन उत्तर पश्चिम की अपेक्षाकृत ठंडे स्थानों से आती है। ये क्या कहना चाह रहा है, जो जब सर्दी होती है तो थल और जल के असमान, क्या कहना चाह रहा है कि जब गर्मी होती है जो जल और धरती होती है उसके अंदर जो तापमान का जो अंतर होता है उसके कारण पवन उत्तर पश्चिम की अपेक्षाकृत ठंडे स्थानों से आती है। मतलब पहले तो पवन क्या उत्तर पश्चिम से आती है, लेकिन जब थल और जल के अंदर तापमान के अंदर परिवर्तन होता है तो किस से आती है, उत्तर पश्चिम की अपेक्षा ठंडे स्थानों से आती है। ये शीत पवनें अपने साथ जलवाष्प लाती है, इसलिए शीतकाल में वर्षा होती है। शीतकाल में वर्षा का क्या कारण है, शीतकाल में वर्षा का कारण है जब धरती और जो जल है उसके जो तापमान के अंदर जो अंतर हो जाता है उसके कारण उत्तर पश्चिम की अपेक्षा जो जलवाष्प है, मतलब पवनें हैं, उत्तर पश्चिम की अपेक्षा ठंडे स्थानों से आती हैं। इस कारण जो क्या हो जाता है कि जलवाष्प, और ये जो पवनें हैं अपने साथ जलवाष्प ले आती हैं और इससे शीतकाल में वर्षा होती है। देखिए, गर्म मानसून हवाएं अपने साथ जलवाष्प लाती है जिससे वर्षा होती है। मतलब जो गर्म मानसून हवाएं हैं वे अपने साथ क्या लाती हैं, जलवाष्प, और जिससे वर्षा होती है। तड़ित झांझा और चक्रवात, मतलब ये जो तड़ित झांझा जो बिजली है और ये चक्रवात है, ये क्या है, गिरती हुई जल की बूंदें और तीव्र गति से ऊपर उठती हुई वायु की परस्पर क्रिया से बिजली कौंधित होती है। मतलब कि जब गिरती हुई जब जल की बूंदें नीचे गिरती हैं और वायु का वेग जब ऊपर की ओर ऊपर उठती हुई वायु का वेग, मतलब कि जब जैसे जल की बूंदें गिर रही है, ये ऐसे जल की बूंदें गिर रही हैं और वायु ऊपर उठ रही है, तो इनकी जो परस्पर क्रिया होती है उससे क्या होता है, बिजली उत्पन्न होती है जिससे ध्वनि होती है। इस घटना को हम तड़ित झांझवत कहते हैं। मतलब क्या होता है, जब वायु हल्की होकर ऊपर उठ रही होती है और जो वर्षा की बूंदें हैं वे नीचे गिर रही है, तो इनके जो आपस में परस्पर मिलने से जो क्रिया होती है बिजली कौंधित होती है, इससे ध्वनि उत्पन्न होगी और इस घटना क्या कहेंगे, तड़ित झांझवत। आगे देखिए दोस्तों, तड़ित झांझवत कैसे चक्रवात बन जाता है। बादल बनने से पहले जलवाष्प वायुमंडल में ऊष्मा लेकर वाष्प में परिवर्तित हो जाता है। जब जलवाष्प वर्षा की बूंदों के रूप में पुनः द्रव रूप में परिवर्तित होते हैं तो यह ऊष्मा वायुमंडल में निर्मुक्त हो जाती है। निर्मुक्त होने वाली ऊष्मा के आसपास की वायु गर्म हो जाती है। गर्म वायु ऊपर उठती है जिससे वायुदाब कम हो जाता है। फलस्वरूप तड़ित झांझवत केंद्र की ओर उच्च वेग की अधिक वायु गति करने लगती है। क्या कहना चाह रहे हैं दोस्तों, बादल बनने से पहले जो हमने पढ़ा था कि बादल बनने से पहले जो वायुमंडल के अंदर जो जलवाष्प की बूंदें हैं वो ऊपर उठ जाती हैं और जब वर्षा की बूंदों के रूप में पुनः द्रव अवस्था के रूप में परिवर्तित हो जाती हैं, जब वे मतलब कि संघन होकर वर्षा की बूंद के रूप में बन जाती हैं और पुनः द्रव अवस्था के अंदर वापस आ जाती हैं, तो वायुमंडल के अंदर ऊष्मा उत्पन्न करती है। ठीक है दोस्तों, ऊष्मा निर्मुक्त होने वाली ऊष्मा आसपास के वायु क्या कहना चाह रहे हैं दोस्तों कि जो तड़ित झांझवत या चक्रवात कैसे बनते हैं, जब बादल बनते हैं तो जब वायु ऊपर उठती है, जलवाष्प जब ऊपर उठ जाते हैं तो बादल बनते हैं और जब वे वापस बूंद के रूप में नीचे गिरते हैं तो द्रवावस्था में नीचे गिरते हैं तो वायुमंडल के अंदर क्या होता है, ऊष्मा निर्मुक्त होती है। जब ये ऊष्मा निर्मुक्त होती है तो आसपास की जो वायु होती है, मतलब जो उनके आसपास जो वायु होगी उसको ये गर्म कर देगी और गर्म करने से जो वायु है वो ऊपर उठ जाएगी। जब वायु ऊपर उठेगी तो उसके आसपास का जो क्षेत्र है वो खाली हो जाएगा। खाली होने से जो आसपास की क्षेत्र जो वायु है वो उस अधिक दाब से निम्न दाब की तरफ गति करेगी। तो इस प्रकार से क्या होगा, चक्रवात या झांझवत पैदा होगा। झांझवत के अंदर वायु वेग और वायु दिशा चक्रवात की तापमान और आर्द्रता में वृद्धि करने वाले कारक हैं। मतलब कि जो वायु का वेग है और वायु की जो दिशा है वो चक्रवात के तापमान और आर्द्रता के अंदर वृद्धि करने वाले कारक हैं। मतलब क्या है, जो चक्रवात के तापमान और उसकी कितनी आर्द्रता होगी इसके अंदर जो वृद्धि करने वाले कारक कौन से हैं, वायु वेग और वायु की दिशा। आगे देखिए दोस्तों, किसी चक्रवात का केंद्र एक शांत क्षेत्र होता है, इसे झांझा का नेत्र कहते हैं। मतलब किसी चक्रवात का जो केंद्र होता है वो शांत क्षेत्र होता है, जिसे क्या कहते हैं, झांझा का नेत्र कहते हैं। कोई विशाल चक्रवात वायुमंडल में वायु का तेजी से घूर्णन करता पिंड होता है। मतलब चक्रवात क्या होता है, कोई चक्रवात विशाल चक्रवात वायुमंडल में वायु का तेजी से घूर्णन करता
पिंड होता है। कोई विशाल चक्रवात क्या होता है? वायुमंडल में वायु का तेजी से घूर्णन करता क्या होता है? पिंड होता है। चक्रवात को अमेरिकी महाद्वीप में हरिकेन व फिलीपींस और जापान में टाइफून कहते हैं। मतलब क्या है? चक्रवात को अमेरिकी महाद्वीप में क्या कहेंगे? हरिकेन, और फिलिप जापान के अंदर फिलीपींस, ना जापान में टाइफून्स, हरिकेन अमेरिकी महाद्वीप में हरिकेन व फिलीपींस कहते हैं और जापान के अंदर टाइफून कहते हैं। मतलब जो चक्रवात है उसको अमेरिकी महाद्वीप में क्या कहेंगे? हरिकेन और फिलीपींस, और जब जो जापान के अंदर क्या कहेंगे? उसको टाइफून। आगे देखिए दोस्तों, टोरंडो, हमारे देश में टोरंडो अधिक नहीं आते। टोरंडो गहरे रंग के कीपकार बादल होते हैं। इनकी कीप जैसी संरचना आकाश से पृथ्वी तल की ओर आती हुई प्रतीत होती है। टोरंडो क्या होते हैं दोस्तों? टोरंडो है ये कीप, टोरंडो गहरे रंग के बादल होते हैं, कीपकार बादल। मतलब टोरंडो क्या होते हैं? गहरे रंग के कीपकार बादल होते हैं। इनकी कीप जैसी संरचना पृथ्वी की तरफ आती हुई नजर प्रतीत होती है। भारत के अंदर टोरंडो बहुत कम आते हैं। वायु वेग को मापने वाले उपकरण को वायुमापी कहते हैं। क्या कहते हैं? वायु वेग को मापने वाले यंत्र को वायुमापी कहते हैं। किसी भी संभावित झांझा के 48 घंटे पहले चक्रवात सतर्कता अर्थात चक्रवात सूचना जारी कर दी जाती है। मतलब कि कोई भी चक्रवात या कोई भी झांझा के गिरने की या जो भी सूचना, उससे कितने घंटे पहले अधिसूचना जारी कर दी जाती है? 48 घंटे पहले अधिसूचना जारी कर दी जाती है। अब देखिए दोस्तों, हम इसके MCQ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। देखिए दोस्तों, पहला ही क्वेश्चन है, उड़ीसा में आए चक्रवात से कितने लोग बेघर हो गए थे? तो ये कितने हो गए थे? 7 लाख, जैसे कि हमने पढ़ा 45,000 घर इसके अंदर तबाह हो गए थे। 200 किलोमीटर पर आवर की स्पीड थी। चक्रवात प्रभावित क्षेत्र में कौन सी सावधानियां बरतनी चाहिए? संदूषित जल नहीं पीना चाहिए, गीले स्विच और बिजली के तारों को नहीं छूना चाहिए, सही। पड़ोसी और मित्रों की सहायता करनी चाहिए। उपरोक्त सभी इसके अंदर ठीक है। उड़ीसा में आए हुए चक्रवात का पवन वेग कितना था? 200 किलोमीटर पर आवर। ये जैसे कि हमने बताया आपको। कितनी मीटर ऊंची समुद्री लहरें उड़ीसा के तट से टकराई थी? कितनी टकराई थी? 9 मीटर ऊंची लहरें समुद्री लहरें उड़ीसा के तट से टकराई थी। आगे देखिए दोस्तों, पवन का वेग किस पर निर्भर करता है? पवन का वेग वायुदाब और वायुदाब के बीच का जो अंतर होता है उसके अंदर करता है। मतलब कि मान लो जैसे हमने एग्जांपल दिया था, A और B स्थान है, इसका वायुदाब 100 है और इसका 10 है, तो इनका जो अंतर है उसके ऊपर डिपेंड करेगा। जितना ज़्यादा अंतर होगा वायुदाब उतना ही अधिक, वायु का पवन का वेग उतना ही अधिक होगा। किस कारण कागज की पट्टी फूंक मारने से ऊपर की ओर उठती है? इसका क्या कारण है? वायु पट्टी के ऊपर वायु दाब कम होने के कारण। मतलब क्या होगा दोस्तों? जैसे कि आप ये आप कोई कागज़ लें, कागज़ की अगर आप नीचे फूंक मारेंगे तो कागज़ की पट्टी क्या होगा? ऊपर नहीं उठेगी दोस्तों, वो नीचे की तरफ खींचेगी, क्योंकि उसके नीचे जो वायु दाब है वो कम हो गया। इसके कारण जो कागज़ की जो पट्टी है वो नीचे की तरफ जाती है। हमारा एग्जाम्पल क्या था? कागज़ की पट्टी फूंक मारने से ऊपर की ओर क्यों उठ जाती है? पट्टी के ऊपर वायुदाब कम होने के कारण। मतलब कि जो ऊपर फूंक मारेंगे तो हम ऊपर उठेगी, क्योंकि इसके जो ऊपर का वायुदाब है वो कम हो गया है। वायु गर्म होने पर कैसी हो जाती है? फैल जाती है। आगे देखिए दोस्तों, झोपड़ी के ऊपर का भाग तीव्र वेग की पवन के कारण क्या होता है? वायुदाब कम हो जाता है। वो झोपड़ी के जो ऊपर का भाग है वो तीव्र वेग की पवन के कारण क्या हो जाता है? वायुदाब कम हो जाता है। आगे देखिए, मानसून शब्द का क्या अर्थ है? मानसून शब्द का अर्थ है ऋतु, और ये किससे बना है? अरबी शब्द मौसम से बना है। आगे देखिए, पवन के प्रवाह की दिशा किस ओर होती है? पवन के प्रवाह की दिशा पूर्व से पश्चिम की ओर, उत्तर से दक्षिण की ओर, दक्षिण से उत्तर की ओर। मतलब कि उत्तर से दक्षिण की ओर और दक्षिण से उत्तर की ओर। बी और सी आंसर होगा। आगे देखिए, भारत में ग्रीष्मकाल मानसून कहाँ से निर्मित होता है? दक्षिण पश्चिमी दिशा से। ग्रीष्मकाल मानसून कहाँ से उत्पन्न होता है? दक्षिण पश्चिमी दिशा से उत्पन्न होता है। आगे देखिए, ठंडी वायु भूमध्य रेखा के दोनों ओर स्थित कितनी डिग्री अक्षांश की पट्टी के क्षेत्रों में भूमध्य क्षेत्र की ओर गतिशील होती है? 0 से 30 डिग्री। ठंडी भूमध्य रेखा के दोनों ओर स्थित कितनी डिग्री अक्षांश की पट्टी के क्षेत्र में भूमध्य क्षेत्र की ओर गतिशील हो जाती है? तो कितनी? 0 से 30 डिग्री। आगे देखिए, वायु के वेग को मापने वाले यंत्र को क्या कहते हैं? वायुमापी। वायु का जो वेग है उसके मापने वाले यंत्र को क्या कहते हैं? वायुमापी।
आगे देखिए, पवन धाराएं उत्पन्न होने के क्या कारण है। पवन की जो धाराएं उत्पन्न होने का क्या कारण होता है। पृथ्वी घूर्णन करती है, पृथ्वी की परिक्रमण गति के कारण पृथ्वी का असमान रूप से गर्म होना। उपरोक्त सभी पवन धाराएं उत्पन्न होने का कारण क्या है। उपरोक्त सभी। आगे देखिए, तड़ित झांझवत और चक्रवात किन क्षेत्रों में विकसित होते हैं। गर्म, आर्द्र और उष्णकटिबंधीय, मतलब कि सभी क्षेत्रों के अंदर तड़ित झांझवत और चक्रवात विकसित होते हैं। गर्म मानसून हवाएं अपने साथ क्या लाती हैं। तो गर्म मानसून हवाएं अपने साथ जलवाष्प लाती हैं। चक्रवातों के नेत्र का व्यास कितना होता है। तो ये कितना होता है, 10 से 30 किलोमीटर के अंदर चक्रवातों के नेत्र का व्यास होता है। गहरे रंग के बादल जो आकाश से पृथ्वी तल की ओर आते प्रतीत होते क्या कहलाते हैं। टोरंडो। भारत के अंदर ये बहुत कम आते हैं। तो देखिए दोस्तों, ये थी हमारी आज की एनसीईआरटी की क्लास। और ऐसे ही हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए स्टडी विद मनदीप यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। जय हिंद, जय भारत।